दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना का उद्घाटन किया। इस बीच वहां सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। जहां पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले चांदनी चौक की अलग तस्वीर देखने को मिली। इस बीच वहां कई लोग सेल्फी लेते भी नजर आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इस सड़क पर चलने की अनुमति होगी, गाड़ियां इस पर नहीं चल सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि चांदनी चौक की सूरत बदलने से ये आने वाले दिनों में दिल्ली का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चांदनी चौक में गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने के फैसले को गलत बताया। जो आदमी यहाँ रहता है, जिसको नौकरी पे जाना है 10 बजे 11 बजे, वो कैसे जाएगा? केजरीवाल सरकार ने इस इलाके को नॉन मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया है। यानी यहाँ मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि पैदल चलने वालों को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आराम से यहाँ घूम सके या शॉपिंग कर सके। इतना ही नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर की इस सड़क को खूबसूरती से तैयार किया गया है, जिससे ये अहम टूरिस्ट स्पॉट बन सके। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ रात 12 बजे दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुंच सके। सरकार ने यह भी भरोसा दिया कि यहाँ की सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या भी जल्द दूर कर ली जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। आतंकवादियों की इस कायराना हरकत का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक आतंकी जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद को पीछे से गोली मारता नजर आया। श्रीनगर के जिस इलाके में ये हमला किया गया, वहां दिन के वक्त काफी चहल पहल थी। थोड़ी देर में सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद सामने की तरफ से आए और ठीक उनके पीछे हमला करने वाला आतंकी भी पहुंच गया। तभी उसने अरशद अहमद के सिर पर गोली मार दी और एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। गोलियां मारने के बाद वो आतंकी वहां से भाग गया। वहां से गुजर रहे कुछ लोग घायल सब इंस्पेक्टर के पास पहुंचे और उन्होंने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस आतंकी हमले की खबर मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकी हमले में शहीद सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद की शहादत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर दुख जताया। बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां कंधार में अफगान पाकिस्तान सीमा पर इस समय बड़ा तनाव देखा जा रहा है। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है कि मुल्ला बरादर के लोगों ने पाकिस्तान सेना पर हमला कर दिया है। अफवाह है कि मुल्ला बरादर की मौत हो गई है, जिसके बाद से उसके लोग भड़के हुए हैं। एनआरएफ के मुताबिक तालिबान में ये दरार आईएसआई ने करवाई, जिसके बाद दुरानी कौम को ज्यादा ताकत दी गई, जिससे गर्जई कौम के लोग भड़क गए। इसी के बाद मुल्ला बरादर की मौत की खबर सामने आई और उसके लोगों ने सीमा पर पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला किया। इस हमले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिखा कि वहां हर तरफ गोलियों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। इस अफरा तफरी के बीच लोग वहां भागते नजर आए, जबकि आसमान में उठे धुएं के गुबार को काफी दूर से देखा जा सकता था। इस बीच कुछ लोग वहां लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते भी नजर आए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि वो 11 वर्षों तक अफगानिस्तान में खुलेआम अमेरिकी सैनिकों की नाक के नीचे घूमता रहा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस बीच कई बार उसकी तलाश में उसके ठिकानों पर छापेमारी हुई, लेकिन वो पकड़ा जाता उससे पहले ही वो हर बार भाग पाने में कामयाब रहा। कई बार इलाके के लोगों को उसकी जानकारी हासिल करने के लिए पैसे भी दिए गए, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। जिसके बाद एक ऐसा वक्त आया जब अमेरिका और अफगान नेशनल फोर्स ये समझने लगे कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद नाम का कोई शख्स है ही नहीं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि इस बीच वो पूरे देश में घूमता रहा और कभी भी अफगानिस्तान छोड़ने के बारे में उसने नहीं सोचा। तालिबान के उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल ने दावा किया कि पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान की छवि को खराब कर दिया है। तालिबान के उप रक्षा मंत्री मुल्ला फजल का ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें यह कहते हुए उन्हें साफ सुना गया कि पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार गठन में हस्तक्षेप करके उनके बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की।
आईएसआई चीफ को काबुल भेजकर अपने हिसाब से अफगान सरकार के गठन की कोशिश की गई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए हैं। इस वायरल ऑडियो में यह भी सुना गया कि पाकिस्तान के इशारे पर तालिबान सरकार की कैबिनेट बनाई गई। बताया गया कि यह ऑडियो वायरल होने के बाद इसे सोशल मीडिया से हटा भी लिया गया। मुंबई में हुई दरिंदगी के विरोध में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पवई पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा हुए और मुंबई में महिला के साथ हुई दरिंदगी के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों के हाथों में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी दिखे। पुलिस स्टेशन के सामने भीड़ इकट्ठा हुई तो कुछ पुलिस वाले भी हरकत में आए और उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, जिससे वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने साकीनाका में हुई महिला के साथ दरिंदगी के बहाने उद्धव सरकार को घेरने की कोशिश की। इसके लिए सरकार की लापरवाही जिम्मेदारी है, क्योंकि इसी तरह की घटना हर दिन घट रही है। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये लोग फिर सड़कों पर उतरेंगे। महाराष्ट्र के पुणे के दगडू सेठ गणपति मंदिर में एक भक्त ने 10 किलो के सोने का मुकुट चढ़ाया। दगडू सेठ हलवाई गणपति मंडल के एक ट्रस्टी के मुताबिक पुणे शहर के ही एक उद्योगपति ने चढ़ावे के तौर में सोने का मुकुट भेंट किया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी सामने नहीं आने दिया है। मुकुट की खासियत है कि इस पर बहुत ही सुंदर कारीगरी की हुई है और इस कारीगरी में भगवान शंकर और मां पार्वती का चित्र बनाया हुआ है। बाजार में आज के समय में मुकुट की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई गई है। सिर्फ सोने की कीमत 4 करोड़ 20 लाख के करीब है, जबकि कारीगरी की कीमत 80 लाख रुपए बताई गई। सोने के इस मुकुट की चर्चा हर तरफ है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने 1.5 दिन की गणपति का विसर्जन कर दिया। हर साल की तरह इस साल भी शिल्पा शेट्टी ने खूब धूमधाम से बप्पा को विदा किया। इस बीच शिल्पा अपने पूरे परिवार के साथ दिखाई दी, सिर्फ राज कुंद्रा मौजूद नहीं थे। विसर्जन के समय शिल्पा शेट्टी, बेटे वियान और बेटी समीक्षा एक जैसे कपड़े पहने नजर आए। मम्मी किधर है? शिल्पा जी, आपके मम्मी को ले लेना एक फोटो। शिल्पा जी गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। गुजरात को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम होंगे। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी विधायक की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सिर्फ भूपेंद्र पटेल ही शपथ लेंगे, जबकि मंत्रिमंडल के बाकी सदस्यों के बारे में अगले 2 दिन में फैसला होगा। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले भूपेंद्र पटेल ने रविवार शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र घटलोडिया से विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब
कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल સાથે વાત કરીશું દાદા ભગવાન में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही, अभी प्रायोरिटी मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी है। शुक्रिया। ये थे भूपेंद्र पटेल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 अहमदाबाद। मुख्यमंत्री पद के नाम के ऐलान के बाद भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मुलाकात की और फिर गांधीनगर में त्रिमंदिर में दादा भगवान के दर्शन किए। उसके बाद भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के भगवान जगन्नाथ जी मंदिर पहुंचे और वहां आरती में हिस्सा लिया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए। जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, भूपेंद्र पटेल सबसे पहले गांधीनगर के त्रिमंदिर पहुंचे और जगन्नाथ जी मंदिर भी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे के बाद वो शपथ लेंगे। भूपेंद्र पटेल की बेटी अनुज पटेल ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि उनके पिता जब घर से निकले थे तब अंदाजा नहीं था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भूपेंद्र पटेल के बेटे हमारे साथ हैं। आपके पिता का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे चयन है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छा, और अभी बहुत आनंद हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिया है और अपने प्रधानमंत्री जी है जो उन्होंने विश्वास दिया है, तो उसी तरह से आगे बढ़ेंगे विकास के कार्यों में। क्या आज सुबह जब पापा घर से निकले क्या लगा था कहीं? नहीं, कुछ भी नहीं लगा था। और नाम जब जाहिर हुआ था तब भी मैं ऐसा ही था कि नहीं, मेरे फादर का नाम नहीं आने वाला है, तो फिर आ गया है। तो हमें भी आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। ठीक है, शपथ कब ले रहे हैं मुख्यमंत्री? वो मुझे पता नहीं है, वहाँ से अंदर से जो आएगा वहीं से। बिल्कुल। तो देखिए, उनके परिवार के सदस्य हैं जो जाहिर तौर पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि उनके पिता जब यहाँ से निकले, घर से निकले पार्टी दफ्तर के लिए, और वहाँ जाकर उनका नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे होगा, ये भी उनको अंदेशा नहीं था। लेकिन यही होता है कि एक आखिरी पंक्ति में बैठा कार्यकर्ता बीजेपी का कभी कभार बीजेपी में मुख्यमंत्री भी बन जाता है। भूपेंद्र पटेल के घर पर खुशियां मनाई जा रही हैं। दरअसल भूपेंद्र पटेल को यह भी अंदाजा नहीं था कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है। वो बैठक में पीछे बैठे हुए थे, तभी उनके नाम का ऐलान हुआ। अब उनके घर पर लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। परिवार का कहना है कि ये दिन दिवाली से कम नहीं है। सब लोग बहुत खुश है। हम सब फैमिली वाले और आड़ोस पड़ोस जो सोसाइटी वाले हैं, सब लोग को बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है। मैम, आपने कहा कि दिवाली जैसा माहौल है, तो क्या होगा? दिवाली में हम पटाखे लगाते हैं। पटाखे लगा दिए पटाखे तो एक बार तो लगा ही दिए चला दिए। बयान नहीं कर सकता कि कितनी खुशी है। कौन कौन यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? सब आसपास के और आपके सारे रिलेटिव सब पहुँच गए? सब हमारे बने ही है, बहन है, सब रिलेटिव भी आ गए, सब घर के नज़दीक वाले भी आ गए सब। क्या आप लोगों को उम्मीद थी कि आज इनके नाम का ऐलान होगा कि वो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन एक सरप्राइज दिया है नरेंद्र भाई मोदी ने। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में सैन्य तख्ता पलट की 48वीं बरसी पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली। वहां 11 सितंबर 1973 को सेना ने राष्ट्रपति सल्वादोर अलियेंदे को हटाते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और उसी तख्ता पलट की बरसी पर राजधानी सैंटियागो में सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरी और प्रदर्शन किया। लेकिन जल्दी ही इस प्रदर्शन में हिंसा शुरू हो गई। मार्च में शामिल कुछ लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। सड़क पर खड़ी गाड़ियों और कुछ दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई तस्वीर में एक गाड़ी लपटों से घिरी दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जगह जगह आग लगाकर रास्ता बंद करने की भी कोशिश की। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। उपद्रवियों को पानी की बौछार के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे वहाँ कोई जंग शुरू हो गई हो। हालांकि इस हंगामे के बीच भी कार्यक्रम जारी रहा। कई लोग वहां के राष्ट्रपति निवास पर पहुंचे और तख्ता पलट के दौरान मारे गए राष्ट्रपति सल्वादोर अलियेंदे को श्रद्धांजलि दी। जम्मू के कटरा में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गंगा जल का छिड़काव किया।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने धर्म नगरी को अपवित्र कर दिया है, जिसे पवित्र करने के लिए उन्होंने गंगा जल का छिड़काव किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने वैष्णो देवी के दर्शन किए थे और इस पैदल यात्रा के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जो वैष्णो देवी का अपमान है। यात्रा के अंदर कांग्रेस के झंडे लेकर के जाना, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगना, गुलाम अहमद मीर के जिंदाबाद के नारे लगना, राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगना, जहां पर माता रानी के जयकारे लगने चाहिए, जहां पर उद्घोष माता रानी का होना चाहिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने राजनीति और तुच्छ और घिनौनी राजनीति करने का काम किया है। उसी के लिए हम कटरा की इस पवित्र धरती को पुनः पवित्र करने के लिए गंगा जल का आज हमने छिड़काव किया। कोरोना से हुई मौत के मामले में अब डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। न्यूज 18 के इतिया शाम खान की ये रिपोर्ट है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि उसने कोरोना से होने वाली मौत के मामले में अलग डेथ सर्टिफिकेट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिसमें सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी की मौत कोरोना की वजह से हुई है तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना ही लिखनी होगी। इसके लिए उस शख्स के घर वालों को अस्पताल से जुड़े जरूरी कागजात दिखाने होंगे, जिनसे यह साबित हो सके कि उस शख्स की मौत कोरोना से हुई थी। यानी कोरोना से हुई मौत के मामले में जो डेथ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल सरकार की अलग अलग योजनाओं में किया जा सकता है। राजौरी में जवानों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। राजौरी के थाना मंडी इलाके में 3 से 4 आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बल ने उनकी तलाशी के लिए अभियान चलाया और इलाके की घेराबंदी कर दी। उसी दौरान आतंकवादियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो गई। यूपी के रायबरेली दौरे पर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हनुमान मंदिर में पूजा की। इसके बाद उन्होंने यूपी में होने वाले चुनाव पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक चुन लिया गया। एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली बरसी पर पटना में चिराग पासवान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए एक चिट्ठी भी लिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार की मां के निधन पर दुख जताते हुए उन्हें एक चिट्ठी भेजी, जिसके बाद अक्षय कुमार ने इस चिट्ठी को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना का उद्घाटन किया। इस दौरान वहां सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले चांदनी चौक की सूरत सुधारी गई और इस दौरान वहां कई लोग सेल्फी लेते नजर आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इस सड़क पर चलने की अनुमति होगी, गाड़ियां इस पर नहीं चल सकती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि उनकी सरकार ने चांदनी चौक की सूरत को बदला है, जिससे ये दिल्ली का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। हालांकि इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चांदनी चौक में गाड़ियों की आवाजाही को बंद करने के फैसले को गलत ठहराया। जो आदमी यहाँ रहता है, जिसको नौकरी पे जाना है 10 बजे 11 बजे, वो कैसे जाएगा? दिल्ली के सूर्य विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वहां गणपति विसर्जन के दौरान 4 लड़के यमुना में डूब गए, जिनमें एक को बचा लिया गया। बताया ये गया कि सभी लड़के गणपति की प्रतिमा के साथ नदी में काफी अंदर तक चले गए थे, लेकिन पानी गहरा होने की वजह से वो डूबने लगे। इस हादसे की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें ये बच्चे पानी में डूबते नजर आए। बच्चों को डूबता देख वहां हड़कंप मच गया। लोग बच्चों की जान बचाने की गुहार लगाने लगे। कोई कह रहा है तो आ जा रे, बच्चे डूब गए, जल्दी आ जाओ। तभी नदी किनारे खड़े एक लड़के ने हिम्मत दिखाई और तैरते हुए बच्चों के पास पहुंच गया। वो डूब रहे एक बच्चे को तो खींचते हुए किसी तरह किनारे तक ले आया और उसकी जान बचा ली। लेकिन उसे बाकी बच्चों तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते बाकी 3 बच्चे पानी में समा गए। उफान पर बह रही यमुना को देख बाकी लोग भी खड़े रह गए। किसी की पानी में उतरने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद बचाव दल की टीम वहां पहुंची और लापता बच्चों की तलाश शुरू की।
अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की बरसी पर आतंकी संगठन अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसके बाद उसके जिंदा होने पर बहस छिड़ गई। दावा है कि अल जवाहिरी ने 9/11 की 20वीं बरसी पर इस वीडियो को जारी किया। यही नहीं, इसके जरिए उसने इसी साल सीरिया में रूसी सेना पर अल कायदा के हमले की तारीफ भी की। साथ ही उसने अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिकी सेना की विदाई का जिक्र किया। हालांकि इस वीडियो में तालिबान के सत्ता में लौटने पर उसने कुछ नहीं कहा। पिछले साल नवंबर में उसके मारे जाने की खबर सामने आई थी। इससे पहले ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद आतंकी संगठन अल कायदा की अगुवाई कई साल तक उसी ने की। स्पेन के बार्सिलोना में एक अलग देश की मांग को लेकर एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन हुआ। वहां पिछले काफी वक्त से कैटालोनिया रीजन की अलग देश बनाए जाने की मांग की जा रही है। और जैसे ही वहां कोरोना का असर कम हुआ, अलगाववादी एक बार फिर राजधानी बार्सिलोना की सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन आगे बढ़ रहे इन लोगों को रोकने के लिए वहां पुलिस भी पूरी तरह तैयार थी। फिर क्या था, जैसे ही प्रदर्शनकारियों को पुलिस से सामना हुआ, दोनों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए जो बैरिकेड लगाए थे वो तोड़ दिए गए। इस दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और मिर्च के स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस की कई और टीमें भी वहां भेजी गई, जिन्होंने ताकत के बूते लोगों को वहां से हटा दिया। इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि राजधानी में ही कुछ दूसरी जगहों पर अलगाववादियों ने बड़ी रैली निकाली और कैटालोनिया को एक अलग देश बनाए जाने की मांग तेज की। यूपी के भदोही से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू ट्रक ने टोल बूथ में टक्कर मार दी। यह हादसा नेशनल हाईवे के एक टोल प्लाजा पर हुआ, जहां एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर तैनात दिखा। तभी उसे सामने आ रहा वो ट्रक दिखाई दिया। उस ट्रक की रफ्तार देखकर उसे हादसे का अंदेशा हो गया और वो पीछे की ओर भागा। तब तक वो ट्रक टोल बूथ से टकरा गया। गनीमत ये रही कि वो कर्मचारी वहां से भाग चुका था, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन ट्रक के साथ उस टोल बूथ को काफी नुकसान पहुंचा। हाफ लेने आने के बाद स्थिति जब समझ में आई खतरनाक, तो मैं ऊपर निकल गया। इस हादसे के बाद वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि बाद में वहां पहुंची पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प हो गई। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में बीती रात कैदियों के 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 से 3 कैदी बुरी तरह से घायल हो गए। घायल कैदियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया यह गया है कि कैदियों के दोनों गुटों ने एक दूसरे पर नुकीली और धारदार चीजों से हमला किया। यह घटना तिहाड़ की जेल नंबर 3 के अंदर हुई, जिस पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने FIR भी दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां एक ट्रैक्टर से बचने की कोशिश में मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग बीच सड़क पर ही गिर गए। इस हादसे में उन तीनों को चोटें आई, जबकि उनमें एक की हालत गंभीर बताई गई है। और सामने आई तस्वीर में दिखा कि वो ट्रैक्टर किनारे से अचानक बीच सड़क पर पहुंच गया, जिसे देखकर मोटरसाइकिल चला रहे उस आदमी को ब्रेक लगानी पड़ी। लेकिन ब्रेक लगते ही उस पर सवार एक महिला सबसे पहले जमीन पर गिर गई। उसके बाद वो आदमी और एक दूसरी महिला भी 4 कदम की दूरी पर जाकर गिर गए। उन्हें जमीन पर गिरा देख ट्रैक्टर वाला भी रुक गया। इस हादसे के तुरंत बाद वो दोनों महिलाएं उठी और मोटरसाइकिल वाले के पास पहुंची। तब तक आसपास के कुछ लोग भी उनकी मदद के लिए दौड़े। बताया गया कि दोनों महिलाओं को तो ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन वो आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचेंगे। यूपी के अमेठी में दीवार गिरने से हुई 3 बच्चों की मौत पर प्रियंका गांधी ने दुख जाहिर किया और अमेठी पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। बहुत दुखद घटना है, जिनके बच्चे गुजर गए उनके लिए बहुत ही सदमा है। महाराष्ट्र के पुणे में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक श्रद्धालु ने 10 किलो सोने का मुकुट चढ़ाया, जो वहां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। मुंबई के कांदिवली इलाके में एक नाबालिग लड़की ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे मोबाइल में गेम खेलने से रोक दिया गया था। झारखंड के धनबाद से गायब हुई एक नाबालिग लड़की ने खुद ही एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वो अपनी मर्जी से घर से भाग गई थी, क्योंकि उसके घर वाले उसे पढ़ने से रोक रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था, इसलिए सुनवाई टाल दी गई थी। राजस्थान के टोंक में मालपुरा कस्बे में पलायन के मुद्दे को बीजेपी ने विधानसभा में उठाने का ऐलान किया। इस मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने मालपुरा पहुंचकर वहां लोगों का हाल जाना। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किए जाने का पुरजोर समर्थन किया। वीरप्पा मोइली ने कहा कि जो लोग उन्हें पार्टी में लेने का विरोध कर रहे हैं वो सुधार विरोधी हैं। कोलकाता में आज सभी सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण नहीं होगा। बताया गया कि वैक्सीन की कमी की वजह से ये फैसला लिया गया। कोरोना के खिलाफ चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत सेना के जवानों ने जम्मू कश्मीर में भारत के आखिरी गांव में कैंप लगाया। ये गांव जम्मू के पुंछ जिले में एलओसी के बेहद करीब है, जहां पहुंचने के लिए सेना के जवानों को जंगली रास्तों की मुश्किल चढ़ाई और उतराई को पार करना पड़ा। सेना की मेडिकल टीम के साथ कुछ हथियारबंद जवान भी मौजूद रहे। पुंछ के देरी दबसी गांव में पहुंचने पर सबसे पहले गांव वालों की वैक्सीन की अहमियत के बारे में बताया गया। साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें कई तरह की बीमारियों से निपटने के नुस्खे भी बताए। जिसका 2nd डोज ड्यू है वो आज माम से इधर लगवा लेना है, ठीक है। काफी सारी वैक्सीन लेकर आए। जिस इलाके में सेना ने ये कैंप लगाया वहां आमतौर पर डॉक्टरों का पहुंचना मुश्किल होता है, इसलिए गांव वालों ने भी वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। काफी तादाद में गांव की बुजुर्ग महिलाएं भी वैक्सीन लगवाने के लिए सेना के कैंप में पहुंची। भारत के आखिरी गांव के लोगों ने इस अभियान के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। आर्मी की तरफ से यहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया है और हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं। इतना ही नहीं, इस मेडिकल कैंप में लोगों को कोरोना के खतरे से जागरूक किया गया और तीसरी लहर आने की सूरत में बचने की सलाह भी दी गई। कोस्ट गार्ड के जहाज अनमोल ने पश्चिम बंगाल तट के पास मछली पकड़ने वाली एक नाव से 11 मछुआरों को बचाया। दरअसल बंगाल की खाड़ी में अचानक ही कम दबाव का क्षेत्र बन गया, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली सभी मछुआरों को वापस बुला लिया गया था, लेकिन इंजन खराब होने के कारण ये नाव वापस नहीं आ सकी। कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 मछुआरों को सुरक्षित हल्दिया पहुंचाया। महाराष्ट्र के कई जिले में एक बार फिर अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 जिलों पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो मुंबई में अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट है, जिसके बाद प्रशासन ने सभी जगहों पर सतर्कता बरतने के लिए कहा है। समंदर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। आज और कल समुद्री किनारे के इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। आज के लिए कोंकण और पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिन कुछ भागों में मूसलाधार बरसात होने का अंदाजा है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के सभी हिस्सों में 15 सितंबर तक कम या अधिक बारिश होती रहेगी। जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता त्रिलोचन सिंह वजीर हत्या के मामले में एक संदिग्ध ने फेसबुक पर अपना कबूलनामा पोस्ट किया है। न्यूज 18 के दीपक बिष्ट की रिपोर्ट है कि इस हत्या के मामले में पुलिस को हरमीत सिंह नाम के एक संदिग्ध के फेसबुक प्रोफाइल की जानकारी मिली, जिसमें उसने 27 पॉइंट का कबूलनामा पोस्ट करके खुद को गुनहगार बताया। इस चिट्ठी में यह लिखा है कि हरप्रीत सिंह बेकसूर है, त्रिलोचन सिंह की हत्या का जिम्मेदार मैं हूं और अब मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें अंत में हरमीत सिंह ने जम्मू का अपना पता लिखा है और अंगूठी के 2 निशान भी यहां पर लगाए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस कबूलनामे की सच्चाई की जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसे वाकई में हरमीत सिंह ने ही पोस्ट किया है या ये पुलिस को भटकाने की कोई चाल है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक युवक मंदाकिनी नदी की तेज धारा में छोड़े गए पानी के कारण बीच नदी में फंस गया। दरअसल मंदाकिनी नदी के किनारे कई आबादी वाले क्षेत्र हैं और एल&टी कंपनी की तरफ से मंदाकिनी नदी में अचानक से ही बिना किसी सूचना के पानी छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से युवक बीच नदी में फंस गया। करीब 1 घंटे तक ये पानी की धार के बीच फंसा रहा। हालांकि ग्रामीणों ने काफी देर की मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली। तो आप देखिए, ये बीच नदी में युवक फंस गया था और तेज लहरों के बीच ये फंसा हुआ था। पानी की धार काफी ज्यादा थी। कड़ी मशक्कत के बाद इस युवक की जान बचाई गई। ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने सूझबूझ से काम लिया। आखिरकार
जो युवक फंसा हुआ था वो सही सलामत है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। यहाँ के रामनगर से एक डराने वाला वीडियो सामने आया जिसमें एक पहाड़ खिसकता हुआ नजर आया। पहाड़ को इस तरह से खिसकता देखने वालों के होश उड़ गए। लोग जान बचाकर भागने लगे और आसपास के लोग नजदीक के ही एक स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। स्पेन के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वहां सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले कई दिनों से वहां के दक्षिण पश्चिम इलाके के जंगलों में भड़की आग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है, जिसे बुझाने के लिए सैकड़ों की तादाद में दमकल कर्मियों को भी मैदान में उतार दिया गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में आग से घिरे जंगल में कई दमकल कर्मी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए नजर आए। आग ने वहां के कई हरे भरे पेड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचाया, इसलिए कुछ दमकल कर्मियों को उन पेड़ों को काटने की जिम्मेदारी दी गई। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में स्पेन के मलागा में हरे भरे जंगलों से सफेद धुआं उठता हुआ नजर आया। बताया गया कि आग की वजह से वहां के जंगलों का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका है। तेज हवाओं की वजह से जंगलों में लगी आग तेजी से भड़क रही है, इसलिए दमकल कर्मियों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंगलों की इस आग की वजह से वहां अब तक 1000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार में अचानक से आग लग जाने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उसमें सवार 2 लोगों ने जैसे तैसे उतरकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग बेकाबू हो गई और आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद दमकल को खबर दी गई। फायर ब्रिगेड ने आकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर से भी सांसें अटका देने वाला वीडियो सामने आया। वहां हाईवे पर एक चलती गाड़ी में अचानक से आग लगी। उसमें सवार 4 साधु अंदर ही फंस गए, लेकिन राहत की बात ये रही कि चारों को समय रहते गाड़ी से निकालने में कामयाबी मिली। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए उज्जैन और मुजफ्फरनगर की तस्वीरें। यहाँ पर गाड़ियों में आग लगी, गाड़ियां आग का गोला बन गई, लेकिन राहत की बात ये रही कि जो भी लोग इन गाड़ियों में सवार थे वो समय रहते बाहर निकल आए। तो पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की और दूसरी यूपी की तस्वीर आप देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चांदनी चौक पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना का उद्घाटन किया। इस बीच वहां सैकड़ों लोग भी मौजूद रहे। जहां पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण योजना के तहत दिल्ली की पहचान कहे जाने वाले चांदनी चौक की अलग तस्वीर देखने को मिली। इस बीच वहां कई लोग सेल्फी लेते भी नजर आए। इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ इस सड़क पर चलने की अनुमति होगी, गाड़ियां इस पर नहीं चल सकती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि चांदनी चौक की सूरत बदलने से ये आने वाले दिनों में दिल्ली का एक अहम टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा। कोई भी अब दिल्ली आएगा तो सबसे पहले चांदनी चौक देखने के लिए आएगा। हालांकि इस बीच बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने चांदनी चौक में गाड़ियों के चलने पर रोक लगाने के फैसले को गलत बताया। जो आदमी यहाँ रहता है, जिसको नौकरी पे जाना है 10 बजे 11 बजे, वो कैसे जाएगा? केजरीवाल सरकार ने इस इलाके को नॉन मोटर व्हीकल जोन में बदल दिया है। यानी यहाँ मोटरसाइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी, ताकि पैदल चलने वालों को यहाँ किसी तरह की परेशानी ना हो और वो आराम से यहाँ पर घूम सके या शॉपिंग कर सके। इतना ही नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर की इस सड़क को खूबसूरती से तैयार किया गया है, जिससे ये अहम टूरिस्ट स्पॉट बन सके। दिल्ली सरकार के मुताबिक यहाँ रात 12 बजे दुकानें खोलने की मंजूरी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पहुँच सके। सरकार ने यह भी भरोसा दिया कि यहाँ की सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या भी जल्द दूर कर ली जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे के दगडू सेठ गणपति मंदिर में एक भक्त ने 10 किलो के सोने का मुकुट चढ़ाया। दगडू सेठ हलवाई गणपति मंडल के एक ट्रस्टी के मुताबिक पुणे शहर के ही एक उद्योगपति ने चढ़ावे के तौर में सोने का मुकुट भेंट किया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी सामने नहीं आने दिया है। मुकुट की खासियत है कि इस पर बहुत ही सुंदर कारीगरी हुई है और इस कारीगरी में भगवान शंकर और मां पार्वती का चित्र बनाया हुआ है। बाजार में आज के समय में मुकुट की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सिर्फ सोने की कीमत 4 करोड़ 20 लाख के करीब है, जबकि कारीगरी की कीमत 80 लाख रुपए के करीब बताई गई है। सोने के इस मुकुट की चर्चा हर तरफ है।